देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और चित्रकूट जेल के अंदर हुई गैंगवार में अब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेलर और जेल सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जांच में अब यह भी बात सामने आई है कि चित्रकूट जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 9 mm गोली मारी गई थी मेराज को। पूरी जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चित्रकूट जिला जेल में शुक्रवार की सुबह जब गोलियां बरसी तो जेल की चार दीवारियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। एक के बाद एक गोलियां चलती रही और देखते ही देखते दो उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर एक दूसरे के सामने ढेर हो गए। एक मुकीम काला और दूसरा मिराज। इन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड इतना लंबा है कि एक नहीं, दो नहीं, कई फाइलें कम पड़ जाएंगी। लेकिन इन अपराधियों की क्राइम हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। जिन बदमाशों की मौत हुई है उनके इतिहास भूगोल सब बताएंगे। ग्राउंड जीरो से एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि चित्रकूट जेल गैंग वॉर के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक हुआ क्यों कुछ नहीं, और अगर कुछ हुआ है तो फिर क्या हुआ है। इसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक जेल अधीक्षक के तहरीर पर 302 IPC का मुकदमा अंशुल के खिलाफ पंजीकृत हुआ। दूसरा इंस्पेक्टर कोतवाली करबी की तहरीर पर अंशुल के विरुद्ध जो है धारा 307 IPC। पुलिस ने FIR की है और कार्रवाई आगे जारी है। अब ये जानिए कि मेराजुद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। न्यूज 18 के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक 3 डॉक्टरों के पैनल ने मेराजुद्दीन का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में कहा गया कि मेराजुद्दीन को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उसके सिर पर लगी थी और दूसरी उसके पेट पर। गोलियां इतनी पास से मारी गई थी कि शरीर के आर पार निकल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये गोलियां 9 mm की पिस्टल से मारी गई हैं। इसको देखा जा रहा है कि इसके पास आया कैसे। ये हमारे भी जो विभाग में है सेंट्रल स्टोर से पता लगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से पता लग जाता है कि जो भी असलहे कहाँ के लिए इशू हुए, तो ये कहाँ के लिए इशू हुआ था, कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में इसके पास आया। इसकी जो है जांच चल रही गहराई से। 9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बाहर आई तो पुलिस विभाग के भी हाथ पैर हिलने लगे। अब पुलिस स्टोर के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। कहीं उनके स्टोर से तो पिस्तौल और कारतूस नहीं निकाले गए। बहरहाल यूपी की जेलों में CCTV कैमरे लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि चित्रकूट जेल के कैमरे नहीं चल रहे थे। जेल में हथियार कहां से आए, ये बात पुलिस को भी समझ नहीं आ रही है। ये इंस्पेक्टर करबी द्वारा बताया गया है कि फैक्ट्री में पिस्टल थी। अब इसमें सर्च किया जा रहा है कि ये इसके पास कैसे आया। जेल में जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, बिना हर चीज़ जांच हुए नहीं जा सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही परिलक्षित होती है कि सलाह किन परिस्थितियों में अंदर चला गया। चित्रकूट जेल कांड के पीछे की कहानी क्या है? इस गैंग वॉर के बाद बांदा जेल में बंद मुख्तार पर क्या असर पड़ा? मुकीम काला और मिराजुद्दीन की मौत से अपराधियों की कमर टूटी है या फिर कोई और बात है जो इन सब के पीछे कहीं छूटी है? अखिलेश सोनकर, न्यूज 18, चित्रकूट। तो जेल के अंदर गैंग वॉर, फिर शूट आउट, कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई कितनी काफी है और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, ये हम आपको बताएंगे। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही आपको इन तीनों ही अपराधियों जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनका बैकग्राउंड बताएंगे और आखिर मुख्तार अंसारी के ऊपर क्या असर अब इनके ढेर होने के बाद, उस पर भी बात होगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हैं। अखिलेश सोनकर चित्रकूट से और अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। रिपोर्ट तैयार की गई, CM के पास रिपोर्ट पहुंच गई, कुछ एक्शन भी लिए गए। क्या एक्शन इतना ही या आगे कुछ और होगी कार्रवाई?
मेनका देखिए, इसको फौरी एक्शन जरूर कहा जा सकता है। जब बागपत जिला जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या की गई थी तब भी सस्पेंशन हुए थे। जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और जो वार्डर्स थे उनको सस्पेंड किया गया था, वही यहाँ पर भी किया गया है। लेकिन अभी भी सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब जेलों की सुरक्षा का हर जगह दम भरा जाता है कि हमने CCTV कैमरों से पूरी जेल को छा दिया है, हम यहाँ पर वीडियो वॉल पे निगरानी करते हैं जेल मुख्यालय में, इसके बावजूद किसी की हिम्मत कैसे पड़ जाती है। जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि किसी के अंदर ज़रा सा भी खौफ क्यों नहीं था, वो इतने बेफिक्र कैसे हो गए थे कि हम जेल के अंदर असलहा ले आएंगे और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाएंगे। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही। और ऊपर से अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात आ रही है कि 9 mm की गोली मिली है, 9 mm की गोली तो पुलिस इस्तेमाल करती है, तो वो पिस्टल उसके पास पहुंचा कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। और बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं है, ये भी आपसे जानेंगे। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़े। उपेंद्र, आपके पास आती हूं। मेराज का गैंग, उसका कनेक्शन वहां से रहा है, कैसे ये काम करता था, किस तरीके से ऑपरेट करता था? देखिए, वैसे तो मेराज के ऊपर 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, गैर इरादतन हत्या, वसूली और अपहरण के मुकदमे हैं। लेकिन साल 2002 में मेराज का नाम तब चर्चा में आया जब सिगरा में काशी विद्यापीठ के छात्रसंघ अध्यक्ष के भाई, पुलिसकर्मी और एक इंजीनियर की समेत 4 लोगों की गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी गई थी और मौके से AK-47 के 56 कारतूस बरामद हुए थे। तब ये बात आई थी कि ये पूरी हत्या मुन्ना बजरंगी के इशारे पे हुई है, उसकी मुखबरी मेराज ने की थी। उसके बाद फिर मेराज की फेरिस्त बढ़ती गई और ये खुले तौर पर जिसे कह सकते हैं कि विधायक मुख्तार अंसारी के लिए काम करते रहे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए कि अब जो मेराज की हत्या हुई है वो चित्रकूट में हुई है और चित्रकूट बांदा की दूरी करीब 130 किलोमीटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। बांदा में मुख्तार अंसारी इस वक्त जो है बंदी है, तो मेराज की वहाँ हत्या की गई। अब मेराज के चूंकि सारे जो मुख्तार की जो आर्थिक कुंडली थी मुख्तार अंसारी की, उसमें जो मेराज था ये प्रमुख रोल अदा करता था, चाहे वो मुखबरी हो, चाहे वो जिसे कहते हैं, यानी कि मेराज बहुत करीबी था मुख्तार अंसारी का। ना सिर्फ वारदात, हत्या जैसी वारदातों में इसका इस्तेमाल ना सिर्फ उसमें मदद करता था बल्कि उसके पैसों को भी संभालता था। अंकित त्रिपाठी बांदा से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, जब ये खबर बाहर आई कि मुख्तार अंसारी के 2 और गुर्गे ढेर हो गए, तो उसके बाद क्या असर मुख्तार अंसारी पर? हालांकि रात में खाना भी नहीं खा पाया। एक बड़ा सवाल है जेल की सुरक्षा को, इसके तमाम दावे किए जा रहे हैं कि जेल के अंदर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहती है और वहां पर कैमरे वगैरह होते हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जेल के अंदर 9 mm पिस्टल जिसका उपयोग पुलिस करती है, वो पिस्टल कैसे पहुंच गई? अब तमाम सवाल के घेरे में है। हालांकि जांच भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार की सुरक्षा की बात की है तो मुख्तार की सुरक्षा जो है फिलहाल बढ़ाई गई थी जब मुख्तार बांदा जेल लाया गया था। अब एक यहाँ पर एक आज अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और लगभग 5 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो कि गेट के बाहरी हिस्से पर रहेंगे और अंदर भी चौकी बनाई गई। आपको दिखाना चाहूंगा जेल में पर्याप्त सुरक्षा की जो बात की जा रही है, यहाँ पर फिलहाल पुलिस के अधिकारी हैं। जी, जाहिर सी बात है, इस तरह का इंसिडेंट जब भी कहीं होता है तो कुछ दिनों के लिए सुरक्षा चाक चौबंद कर ही दी जाती है। हालांकि मुख्तार अंसारी जहां पर बंद है तो उनकी सिक्योरिटी के दावे उस दिन से किए जा रहे हैं जिस दिन मुख्तार अंसारी को लाया गया था कि यहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मुख्तार अंसारी अगर सांस भी लेंगे तो उसकी आवाज लखनऊ तक सुनाई देगी। चित्रकूट से हमारे साथ अखिलेश जुड़े हैं। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, यहीं से सारा कुछ ये शुरू हुआ जो ये 3 बड़े नामी कुख्यात अपराधी चित्रकूट आते हैं और फिर गैंगवॉर होती है, एनकाउंटर, और उसमें तीनों ढेर हो जाते हैं। ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, ये पहले से बंद थे? कब से बंद थे ये कैमरे? क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी किसी को? जी, बता दें कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 घंटे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें जिक्र किया गया था कि पूर्व से ही जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो खराब थे। कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा था कि सीसीटीवी कैमरे बनाए जाएं, लेकिन बावजूद इसके ऊपर बैठे अधिकारियों ने उसका संज्ञान नहीं लिया और बाद में यह पता चला कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो
हालांकि बीच बीच में जिलाधिकारी और एसपी भी वहां का निरीक्षण करते थे, लेकिन बावजूद उस पर उनकी नजर नहीं गई, सीसीटीवी कैमरों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये वारदात को अंजाम दिया। अगर सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद होती तो आज कुछ स्थिति क्लियर होती। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो शायद सच्चाई को जानने में बहुत ज्यादा इतना वक्त नहीं लग रहा होता कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कैसे पिस्टल अंशु त्रिपाठी के पास और कैसे दीक्षित के पास और उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया और आगे हुआ क्या, आखिर जेल के अंदर हुआ क्या। सही तस्वीर सीसीटीवी कैमरा अगर काम कर रहा होता तो हमारे सामने होती। ऋषभ, ये जानना चाहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर सीएम का रिएक्शन क्या रहा था और मुकीम काला को लेकर जो सवाल है, आखिर नफरत कहां शुरू हुई। अंशु दीक्षित और मुकीम काला तो साथ मिलकर काम करते थे, फिर क्या हुआ? मेनका देखिए, जो अभी रिपोर्ट कल दी गई है 6-7 घंटे के अंदर, उसको प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जाता है। उस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और 2 हेड वार्डर्स और एक पीएससी के जवान के ऊपर सस्पेंशन कर दिया गया है। ये बात अलग है कि अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट जाएगी और चूंकि अब 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हो गए हैं तो पिस्टल की फॉरेंसिक जाँच होगी और सीसीटीवी कैमरे जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनका जो डेटा है उसको रिट्रीव किया गया है। जो खराब है उसका इस रिपोर्ट में जिक्र है। अब बात कर लेते हैं बदमाशों की। तो अंशु दीक्षित की बात कर ले तो वो लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में ऑपरेट करता था, शार्प शूटर उसको कहा जाता था, उसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे हैं। मुकीम काला की जब आप बात करते हैं तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश था जिसको हार्ड कोर क्रिमिनल करते हैं, जिसके ऊपर हत्या, लूट, अपहरण, डकैती जैसे अपराध थे। और एक समय वो भी था जब शामली के कैराना में इतना आतंक हो गया था मुकीम काला का कि कुछ लोगों ने, एक वर्ग विशेष के लोगों ने वहां पलायन करना शुरू कर दिया था। और 2017 जी ऋषभ, क्या कोई जानकारी है मुकीम काला और अंशु दीक्षित इन दोनों के बीच के संबंध कैसे रहे थे? ये पहले इन्होंने साथ काम किया है, एक दूसरे से आमना सामना हुआ है, या फिर चित्रकूट जेल में ही ये आमना सामना हुआ और वहां पर वर्चस्व की बात आ गई सामने? मैंने देखिए, अभी तक जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं मुकीम काला और अंशु दीक्षित का कभी कोई साबका नहीं था, कोई आमने सामने ये नहीं पड़े थे। और चित्रकूट जेल में भी दिसंबर 2019 से अंशु दीक्षित था और मुकीम काला 7 मई 2021 को ही गया था और वो अब फिलहाल वहाँ की अस्थायी जेल में था। कोरोना के चलते 14 दिन अस्थायी जेल में रहना पड़ता है। तो जो हमारे सोर्सेज है वो यही कन्फर्म करते हैं कि अंशु दीक्षित और मुकीम काला के बीच में कोई पुरानी अदावत नहीं थी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल था और अंशु दीक्षित सेंट्रल यूपी और कुछ ईस्टर्न यूपी के इलाकों में ऑपरेट करता था। किसी पुरानी दुश्मनी का अभी तक तो जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है, जैसा हमारे सोर्सेज ने बताया कि मुकीम काला को गोली मारते वक्त अंशु दीक्षित ने कुछ सांप्रदायिक बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जो धर्म से ताल्लुक रखती हैं। और वहीं मुकीम काला को उस वक्त भी कैराना में कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों के पलायन का जिम्मेदार माना जाता था। चुनाव प्रचार के दौरान खुद अमित शाह ने इस बात की जिक्र किया था कि हमारी सरकार आती है तो ये पलायन रुकेगा। तो कहीं ना कहीं कैराना का वो दौर और उसके बाद अंशु दीक्षित ने कल जो गोली मारने से कुछ बातें कही हैं, उन दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो ये जानकारी उपेंद्र से भी ले लेते हैं। उपेंद्र, मुकीम काला, अंशु दीक्षित ने मुकीम को गोली मारी, मिराज भी मारा गया, तो मिराज यूं ही पिस गया या मिराज के साथ भी कोई दुश्मनी थी अंशु दीक्षित की? देखिए, ये तो पुलिस की जांच रिपोर्ट में ही सामने आएगा, लेकिन ये जो कनेक्शन मिल रहा है, ये कनेक्शन इस तरीके से अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर जब उत्तर प्रदेश में मुन्ना बजरंगी की तूती बोलती थी पूरी यूपी में, तब मुन्ना बजरंगी के लिए अलग अलग जोन में लोग काम करते थे। उसी में जो मिराज था उस पर मुखबिरी का भी वो था कि वो मुखबिरी करते थे, कई बार आर्थिक मदद करते थे। तो जिसमें जो दीक्षित था उसको लेकर भी था कि मुन्ना बजरंगी ने कई बार उसको भी टास्क दिए, टिप दी। अब ऐसा ही मुकीम काला को है, क्योंकि मगर मुकीम काला से सीधा मुन्ना बजरंगी का कोई टिप्स या कोई ऐसी वारदात जिसमें मुन्ना बजरंगी ने इशारा किया हो और मुकीम काला ने उसको अंजाम दिया हो, ये नहीं आया। लेकिन ये कनेक्शन जरूर जुड़ रहा है कि क्या कोई पहले की बात थी कि जब ये सभी एक गैंग के लिए या ठीक है, तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन जो सच्चाई इस वक्त हमारे सामने है कि 3 बदमाश ढेर हुए हैं, 2 को अंशु दीक्षित ने मारा और अंशु को पुलिस ने मारा। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अभी रिपोर्ट सामने पूरी तरह से नहीं है। चित्रकूट अखिलेश के पास चलेंगे। अखिलेश, इस वक्त किस तरह की हलचल चित्रकूट जेल में इतने बड़े कांड के बाद?
जी देखिए, बता दें कि कल जैसे ये घटना हुई थी, देर रात तीनों को शवों को एम्बुलेंस के माध्यम से मचरी लाया गया था। शाम होते ही मिराजुद्दीन के जो परिजन थे वो चित्रकूट पहुंच जी। मिराजुद्दीन का पीएम हो गया था और रात में उसको डेड बॉडी सौंप दी गई थी, जिसके बाद उसके परिजन डेड बॉडी को लेकर बनारस के लिए रवाना हो गए थे। और आज दोपहर में मुकीम के भी परिजन आ गए थे और उन्हीं के सामने उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद उन्हें भी डेड बॉडी सौंप दी जो पानीपत के लिए किया गया। लेकिन ठीक है, तो कार्रवाई हो रही है, रिपोर्ट भी तैयार की गई है और उसके आधार पर आगे भी उम्मीद करते हैं कि कड़े एक्शन हो। लेकिन एक सवाल जरूर उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर लगातार बरकरार रहता है कि इस तरह की वारदात बार बार जेल के अंदर, और रायबरेली जेल का जो वीडियो वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली के जेल का जो वीडियो अंशु दीक्षित का आपने देखा, उत्तर प्रदेश की और कितनी जेलों में इसी तरह की स्थिति है और कितनी जेलों के जो प्रशासक हैं, जो लोग हैं, वो मिले हुए हैं अपराधियों से, बड़े बड़े अपराधियों से, ये एक बड़ा सवाल है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। मुकीम काला की आपराधिक कर्मभूमि शामली कैराना है। कैराना मुकीम काला का अपना इलाका था। कैराना के कण कण में मुकीम काला की दहशत थी। एक वक्त था जब मुकीम काला वहां की गलियों में निकलता था तो आसपास के लोग डर की वजह से उससे नजरें नहीं मिलाते थे। यूपी के पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला ने हमसे मुकीम काला के क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर बातचीत की है। उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सूर्य कुमार शुक्ला ने कहा कि कैराना से जो पलायन की खबरें 7-8 साल पहले आती थी उसमें मुकीम काला का ही हाथ था। मुकीम के डर से लोग पलायन कर रहे थे। मुकीम काला गिरोह का कैराना और उसके आसपास के क्षेत्रों शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में काफ़ी आतंक रहता था। उसके 24 सदस्य गिरोह में थे और उनके आतंक की वजह से कैराना के तमाम लोग अपना घर, जमीन, जायदाद वगैरह छोड़कर कैराना से भाग गए थे। इसकी बड़ी चर्चा कुछ साल पहले देश स्तर पर हुई थी। और जैसी बात चित्रकूट की जेल से बाहर आ रही है छन छन कर कि जब गोली मुकीम काला को अंशु दीक्षित मार रहा था तो कैराना का जिक्र भी उसने किया था। तो क्या यही वजह है, क्योंकि इन दोनों का कभी आमना सामना हुआ नहीं, तो क्यों मुकीम काला को मारा अंशु दीक्षित ने? कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।